नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, घर परिवार के साथ आप सुरक्षित होंगे और अपनी दिनचर्या को फुलफिल करते हुए अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं विनय सिंह तेजस IAS एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको सहृदय स्वागत करता हूं और यह कामना करता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने अदर एक्टिविटीज पर भी आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं जिस कड़ी में पेश होने वाला हूं, आज से शुरू होने वाला करंट अफेयर्स। ध्यान देना, हमारा करंट अफेयर्स का एक शाम का भी होता है जो सारे पेपर्स के एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स बृहद स्तर पे होता है। आज हम उसका शॉर्ट फॉर्म लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आएगा और अच्छे तरीके से आप इसको आत्मसात भी करेंगे, यानी आप रिकॉल भी करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है करंट अफेयर्स, जो मॉर्निंग और इवनिंग शो होगा, जो केवल आधे घंटे का होगा और पर डे आपको आधे आधे घंटे का 2 स्लॉट में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। शाम वाला जो होगा सेशन वह आपको हमारे दूसरे सर आदित्य सर आपको पढ़ाएंगे और वो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल क्या होगा, डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस होगा। जबकि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट अफेयर्स का सबसे मेन थीम, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यह जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि करंट अफेयर, ये जो करंट अफेयर्स है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है कि वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज दे रहे हैं। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब यही है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप SSC, बैंकिंग, रेलवे या UPSC या किसी भी स्टेट का PSC दे रहे हैं, इन सब में यह करंट अफेयर्स केवल प्री पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और उम्मीद करता हूं कि आप इससे पर डे आप रूबरू भी होंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फायदा भी उठाएंगे। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो ध्यान देना कि उसमें हमारा रहेगा डेली न्यूज एनालिसिस। डेली न्यूज एनालिसिस का मतलब होता है कि जो हमारा न्यूज होगा उसको हम अच्छे तरीके से, ये जो न्यूज एनालिसिस होगा उसको भी हम अच्छे से करेंगे। और इसके साथ और मैं बता दूं, ये न्यूज एनालिसिस होगा जो डेली न्यूज एनालिसिस प्री बेस पे होगा और इसी के साथ जो उसमें क्या इनपुट दिया जा सकता है रियल में उसके हम लोग चेक भी करेंगे। तो ये DNA और RNA जो मैं आपके सामने रेगुलर पेश करूंगा और वह रेगुलर दिन के 12 बजे आपके सामने उपस्थित आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और इस करंट अफेयर्स में हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए भी आपको अच्छी, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि 18 मई को विश्व, आपको पता भी होगा कि 18 मई को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये 18 मई को मनाया जाता है। अब ध्यान देना, ये संग्रहालय क्या होता है। तो संग्रहालय के संदर्भ में लोगों को जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 18 मई को, यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। 2021 की जो थीम थी, संग्रहालयों का भविष्य एवं पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम और रिकवर और री इमेज, यह जो था 2021 का क्या था कि ये इसका कहा जाता है कि थीम था, ये इसके स्लोगन के रूप में डिफाइन था।
और ये संग्रहालयों का भविष्य और पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, यानी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रीएमी। ये जो इंटरनेशनल जो कहा जाता है कि द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रीइमेज इंटरनेशनल म्यूजियम 18, तो सबसे पहले प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है, 18 मई को। इसका थीम 2021 का थीम क्या था, तो आपको मैं बता दूं, द फ्यूचर म्यूजियम रिकवर एंड रीइमेज। अब इस संस्था के विषय में थोड़ा सा देख लें कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जो है वो बेसिकली इसकी स्थापना 1946 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। और इस दिवस की मनाने की शुरुआत जो किया गया था वो 1977 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM के द्वारा किया गया। तो ध्यान देना, ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ये कहाँ स्थित है, तो ये फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है। और ये पर डे जो म्यूजियम डे मनाया जाता है, पर ईयर मतलब म्यूजियम डे मनाया जाता है, ये 1977 से शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा ये संचालित किया गया था। ICOM सदस्य का संघ और एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि यह यूनियन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कहा जाता है कि पेशेवर एवं नैतिक मानकों को स्थापित करता है और संग्रहालय के क्षेत्र में एकमात्र वैश्विक संस्थान है। तो ध्यान देना, अगर ये स्टेट PSC में क्वेश्चंस पूछेगा तो इससे किस तरीके से पूछेगा, अगर UPSC में क्वेश्चंस पूछेगा तो इसको किस तरीके से पूछेगा, और अगर वनडे एग्जाम होगा उसको किस तरीके से पूछेगा। तो ध्यान देना, जो ICOM है यह एक ऐसी संस्था है जो नॉन गवर्नमेंटल है, और यह बेसिकली क्या करता है कि नैतिक मानकों को स्थापित करने के लिए यह संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है जो कि सभी, आप देखोगे कि यह पूरे विश्व का एकमात्र वैश्विक संगठन है। और इसमें अगर देखा जाए कि 138 से अधिक देशों में लगभग 40,000 से अधिक मेंबर इससे जुड़े हुए हैं। और यह बेसिकली इनका मेन वर्क क्या होता है, ये भी रेड लिस्ट जारी करते हैं। IUCN भी एक रेड लिस्ट जारी करता है, लेकिन वो फ्लोरा और फोना के लिए रेड लिस्ट जारी करता है। लेकिन ICOM जो है वो खतरे में रहने वाले सांस्कृतिक वस्तुओं को, जो कल्चरल ऑब्जेक्ट है या कल्चरल या हेरिटेज जो हमारे लिए है, उसको प्रोटेक्शंस करने का काम करता है। और वो ये रेड लिस्ट जारी करता है ताकि उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके और हमारी जो विरासत में मिली हुई चीजें हैं उसको प्रॉपर वे में हम संरक्षित कर सकें। सांस्कृतिक वस्तुओं को अवैध यातायात को रोकने के लिए व्यवहारिक उपकरण है। इसको किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसका शोषण ना हो, या किसी भी तरीके का या बर्बाद ना हो, उसके लिए यह सारी चीजों को यह किया गया। ये रेड लिस्ट जो होता है, सांस्कृतिक वस्तुओं को उन श्रेणी में प्रस्तुत किया जाता है जिससे चोरी होने या किसी अन्य खतरे का डर होता है, उसी के लिए क्या होता है कि यह रेड लिस्ट जारी किया जाता है। तो ध्यान देना, इससे क्वेश्चन अगर वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में पेरिस में स्थित है। ये जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की स्थिति या कब से शुरू किया गया है, 1977 में किया जाता है। म्यूजियम को ये जो हमारे विरासत में जो चीजें हैं उसको संरक्षित करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोटेक्शन देती है और उसके लिए रेड लिस्ट जारी करती है, ये है ICOM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की अगर बात करते हैं तो ये करता है। ये वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, स्टेट लेवल में भी लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जब UPSC जब पूछेगा तो उसका प्रोफॉर्मा और थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होगा। पहला एक स्टेटमेंट देगा कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम एक सदस्य संघ और गैर सरकारी संगठन है, यह पहला स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा, यह रेड लिस्ट जारी करता है जो सांस्कृतिक वस्तुओं के यातायात को रोकने या चोरी रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए यह प्रोटेक्शंस देता है, इसके लिए रेड लिस्ट जारी करता है।
इसकी स्थापना 1946 में यानी ICOM की स्थापना जो है 1946 में किया गया था और नेशनल म्यूजियम डे जो मनाने का शुरुआत किया गया 1977। इस तरीके से यह एक क्वेश्चन होगा, इसके 4 इस तरीके से स्टेटमेंट देगा। अब जो ऑप्शन देगा स्टेटमेंट 1 2 3 सही है, दूसरा स्टेटमेंट 2 3 सही है और तीसरा है 1 2 और 4 सही है और लास्ट में देगा कि 1 2 3 यानी ऑल ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इस तरीके के पैटर्न पे आपको डेवलप करने पड़ेंगे। इसी के साथ देख लो कि भारत में इस तरह के संग्रहालय यानी म्यूजियम किस तरीके से है। तो भारत में इस तरह का म्यूजियम की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय यानी नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ये नई दिल्ली में है। सलार जंग संग्रहालय ये जो है हैदराबाद में है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, इंडियन म्यूजियम कहते हैं। और ये जो है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ साइट संग्रहालय गोवा में है और प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में है। तो इससे भी प्री पेज पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक तरफ म्यूजियम का नाम होगा और एक तरफ प्लेस का नाम होगा और उसमें मैच ए और मैच बी इसमें मिलान करने के लिए। तो आप ध्यान देना ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जो किसके अधीन काम करता है, संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। उसके बाद ये राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण साइट संग्रहालय यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल ये सर्वे साइट म्यूजियम जो है वो गोवा में स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री का जो नेशनल म्यूजियम जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरीके से यह 18 मई को 2021 को जो मनाया गया उसका थीम क्या था, तो ये आप ध्यान देना कि उसका थीम आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसका थीम था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेज। ये आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से म्यूजियम इंटरनेशनल म्यूजियम रेड लिस्ट भी जारी करता है और इसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी चर्चा में अभी आप देखोगे कि कोरोना के बाद जो हो गया है ब्लैक फंगस और आपका व्हाइट फंगस बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले दिनों में ये भी पेंडेमिक होगा और पेंडेमिक के कारण आपको इसे एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। जैसे राजस्थान ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया आने वाले, और कल का स्टेटमेंट आपने मोदी साहब का देखा होगा। तो आपने यह भी कि राज्य वो डिसाइड करे कि इसको पेंडेमिक इसको एपिडेमिक घोषित करे और जो हमारा पेंडेमिक एक्ट जो है उसके कस्टडी ये लाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट और इसका जो प्रोटेक्शंस दिया गया उसी के अनुसार कार्य करना। तो सबसे पहले ब्लैक फंगस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और ब्लैक फंगस बेसिकली क्या होता है, तो ये आप देख रहे हो कि ब्लैक फंगस बेसिकली क्या होता है कि एक कवक होता है और ये आप देखोगे म्यूकरमाइकोसिस जो होता है ये ब्लैक फंगस या उसको हम लोग कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस, एक गंभीर और दुर्लभ क्या है फंगस, ये फंगस के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। यह म्यूकरमाइसीटीज, ये ध्यान देना म्यूकरमाइसीटीज नामक फफूंदी के कारण यह होता है। तो ध्यान देना वो कौन सी फफूंदी है, वह कौन सी फंगस है, तो वह है म्यूकरमाइटिसीड। ये जो है म्यूकरमाइसीटीज जो है वह बेसिकली यानी ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ये म्यूकरमाइसीटीज के द्वारा होता है। जो यह ध्यान देना ये हमारे पर्यावरण में सभी जगह मौजूद होते हैं, या जो फंगस है सभी जगह मौजूद होते हैं, मिट्टी में, हवा में, इस तरीके से सभी जगह मौजूद होते हैं।
यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिसका इंटरनल इम्यून जो है वो काफी कमजोर होता है, उसी को ब्लैक फंगस जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं या ऐसी दवाओं का उन्होंने सेवन किया है जो कीटाणु और बीमारियों को लड़ने की क्षमता को कम करता है। जैसे आपको फीवर होता है तो जनरली आप एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है कि वो हमारी शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, और जिस पेशेंट को और जिस व्यक्ति को अगर उन्होंने एंटीबायोटिक या इस तरह के कोई ऐसी मेडिसिन लिया है जो हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, ऐसे पेशेंट को या ऐसे लोगों को यह जो होता है म्यूकरमाइकोसिस, ये जो आप देख रहे हो म्यूकरमाइकोसिस जो होता है यानी ब्लैक फंगस, उस पर ज्यादा अटैक करता है। अभी रिसेंट के कुछ घटनाओं का स्टडी आप करेंगे तो जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था उसमें जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था उनको स्टेरॉइड चढ़ाए गए थे। इसकी वजह से उनके इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गए हैं और इस तरीके से ब्लैक फंगस जो है वो बहुत तेजी से उन पे अटैक कर रहा है। और उनके आगोश में आने के बाद ध्यान देना, ये जो ब्लैक फंगस जिस अंग में यह होगा उस अंग को काटना पड़ सकता है, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इसलिए आपसे अनुरोध मैं करता हूं कि आप घर में स्टेबिलिटी के साथ आप अपनी इम्यून को स्ट्रांग करें, और जब तक इम्यून स्ट्रांग नहीं होगा ये तब तक ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस इस तरीके से क्या होगा, फंगस का अटैक होगा। इसके अलावा वह व्यक्ति जो डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी से पीड़ित होता है, ब्लैक फंगस में उससे ज्यादा अत्यधिक खतरा बनता है, चांस बनता है उसको ब्लैक फंगस होने की। तो ये रहा ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस यानी ये म्यूकरमाइकोसिस जो होता है वो बेसिकली ये म्यूकरमाइसीटीज एक नामक फफूंदी से होता है, और ये इन्हें उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो ऑलरेडी इनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है। उसके बाद कोप 26 की बात करते हैं। तो कोप 26 का मतलब ये है, आप ध्यान देना, कोप 26 का मतलब ये है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है बेसिकली इन्वायरमेंटल चेंजेज यानी ग्लोबल चेंजेज, जो एक क्लाइमेटिकली चेंजेज जो क्लाइमेट में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेज देखने को मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है उस पे यह पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। और आने वाले दिनों में जो ग्लासगो स्कॉटलैंड के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, ये इस बार ब्रिटेन की अध्यक्षता के लिए विश्व के प्रसिद्ध प्राकृतिक यानी नेचुरल हिस्टोरियन सर डेविड एटनबरो। तो ध्यान देना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर डेविड एटनबरो ने COP20 पीपल एडवोकेट के नाम से इनको क्या किया गया है, नामित किया गया है। ये कहा जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को प्रोटेक्शंस देने के लिए प्रसिद्ध संरक्षणवादी सर डेविड एटनबरो ने वैश्विक नेताओं के प्रमुख निर्णय निर्माताओं के आम जनता के जलवायु परिवर्तन के महत्व के प्रति जागरूक बनाने और मौजूदा प्रगति पर वार्ता करने के लिए COP26 के दौरान किए जाने वाले निर्णयों की कार्रवाई को उजागर करने का काम करेंगे। यह जनरली ग्लासगो में होगा, 1 से 12 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। यह ग्लासगो बेसिकली स्कॉटलैंड का एक प्लेस है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन कि COP26 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में। इसका आप ध्यान देना, यह कब से कब मनाया जाएगा, 1 से 12 नवंबर ऑनलाइन, यह वर्चुअल ही ये मनाया जाएगा। और ये आपको ध्यान देना कि इसके अध्यक्ष कौन कर रहे हैं, ब्रिटेन कर रहा है, और किसको इनको नॉमिनेट किया गया पीपल्स एडवोकेट के रूप में, तो सर डेविड एटनबरो के द्वारा इनको किया जाएगा। अब आप ध्यान देना, अभी रिसेंट में आर्कटिक महासागर का नाम सुना, आर्कटिक कॉन्टिनेंट। ध्यान देना कि हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं, और 7 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट जो सबसे सदर्न पार्ट में है जिसको अंटार्कटिका कहते हैं। और अंटार्कटिका में अभी आपको मैं बता दूं कि वहां एक आइसबर्ग A76 आइसबर्ग, जो आप ये देख रहे हो फिगर, ये है A76
6 आइसबर्ग, जो कि अभी क्या हुआ है कि अंटार्कटिका का बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अलग होकर दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल बन गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल यानी आइसबर्ग के रूप में डिफाइंड है। A76 नामक लगभग 1700 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर लंबा है और यह हिमखंड रोड आइलैंड अमेरिका से भी बड़ा है। यह ध्यान देना, यह हिमखंड रोड आइलैंड जो है, ये रोड आइलैंड जो अमेरिका में स्थित है उससे यह बड़ा है। यह आइसबर्ग और क्या है, बेडेन सागर में मौजूद है। तो बेडेन सागर आप एटलस में देखेंगे तो बेडेन सागर अंटार्कटिका के जस्ट बगल में वो स्थित है। ये अंटार्कटिका में स्थित है और आप देखोगे कि साउथ ओशियन के दक्षिण दिशा में यह स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है A76 है क्या, तो एक आइसबर्ग है। ये आइसबर्ग कैसा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। ये कुछ जो खासकर पर्यावरण को जानकार लोग हैं वो मान रहे हैं कि ये ग्लोबल चेंजेज यानी ग्लोबल क्लाइमेट के चेंजेज की वजह से हो रहा है। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना होता है, इस वजह से यह हुआ है। तो उसका नाम क्या है, आइसबर्ग A76। और यह आइसबर्ग A76 जो है वो आपको मैं बता दूं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। अब आपको ध्यान देना तियानवेन फर्स्ट, ये तियानवेन फर्स्ट जो है वो आपको मैं बता दूं कि तियानवेन फर्स्ट जो है वो चाइना का मंगल मिशन है। और तियानवेन, ये जो आप फिगर देख रहे हैं वो तियानवेन, ये जो कि चाइना ने अभी लॉन्च किया था और लॉन्च करने के बाद, लॉन्च मतलब कि ये मंगल ग्रह पे पहुंच चुका है। और इस तरीके से आप देखोगे कि ये इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तियानवेन चाइना मार्स ऑर्बिट में यह भेजा गया है और ये आपको ध्यान देना, ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था 10 फरवरी 2021 को ही, ये मार्च में, और ये लैंडिंग किया था मई 2021 में। इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि यह मार्स मिशन की यह मार्स मिशन है जो तियानवेन, तो तियानवेन क्या है, तियानवेन फर्स्ट क्या है, तो यह चाइना का क्या है, मंगल मिशन है। और यह मंगल मिशन जो है यह दुनिया के, ये आप देख सकते हो तियानवेन फर्स्ट मार्स रोवर जो है ये इस तरीके से मंगल ग्रह पर यह उतर चुका है और वहां इंस्पेक्शंस करना शुरू कर दिया है। तो इसी के साथ देखेंगे कि तियानवेन बेसिकली है क्या। तो तियानवेन फर्स्ट जो है, तियानवेन जो आप देख रहे हो, यह प्रथम मार्स रोवर ज्यूरोंग, ध्यान देना ये रोवर का नाम है ज्यूरोंग। तो ध्यान देना मार्स मिशन का क्या नाम है, चाइना के मार्स मिशन का नाम है तियानवेन फर्स्ट, और जो रोवर है उसका नाम क्या है, ज्यूरोंग। जो रोवर है जो उस सरफेस पे चलेगा और वहां इंस्पेक्शंस करेगा, तो उस रोवर का क्या नाम है, उसका नाम है ज्यूरोंग। और यह मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक क्या हो गया है, उतर चुका है। यह अमेरिका और सोवियत संघ के बाद उतरने वाला तीसरा देश बन गया है। यानी रोवर जो है हमें तीसरा देश, पहला है यूएसए, दूसरा है सोवियत यूनियन यानी रशिया, और तीसरा जो है चाइना। इसके पूर्व चाइना ने क्या ध्यान देना, इंगहुआ जो है वो मंगल मिशन में एक रूसी अंतरिक्ष यान के द्वारा समर्थित था और 2012 में यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकलने के कारण इसके प्रशांत महासागर के में क्या हो गया, विघटित हो गया। ये 2012 में भी चाइना ने इस तरह का एक मिशन शुरू किया था, लेकिन वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो पैसिफिक ओशियन में क्या हो गया था, वो नेस्तनाबूत हो चुका था। तो आपको मैं बता दूं कि इस तियानवेन किसका मिशन है, चाइना का है। और दूसरा ये जो रोवर का क्या नाम है, ज्यूरोंग, वो रोवर का नाम है। और यह चाइना विश्व का तीसरा ऐसा देश है जो मार्स पर अपना रोवर लॉन्च किया है। अब ध्यान देना, जुलाई 2020 को ही जुलाई 2020 को ही ये तियानवेन जो है ये अंतरिक्ष यान में, ध्यान देना ये वेनचांग चाइना का ये लॉन्चिंग स्टेशन है, वेनचांग स्टेशन से यह लॉन्च किया गया। और ये लॉन्ग मार्च 5, इस रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इस अंतरिक्ष यान में 3 तरह के पार्ट थे। पहला आर्बिटर
उसके बाद लैंडर और रोवर जो मंगल की कक्षा में पहुंचने के बाद अलग हो जाएगी, जो मंगल में जैसे ही वो उससे अलग हो गया। आर्बिटर वैज्ञानिक संचालक और संकेत को रिले करने के लिए मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया है, जबकि लैंड रोवर जो है संयोजित रूप से क्या हो गया कि ये मंगल की सतह पर स्थापित किया जाएगा। और तियानवेन जो लैंडर ये जो आप देख रहे हो कि मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में स्थित, ये ध्यान देना, जो यहाँ ये रोवर का उतरा है उस प्लेस का नाम है यूटोपिया पैलेंटिया। यूटोपिया पैलेंटिया, ये यूटोपिया पैलेंटिया जो है नामक एक बड़े मैदान में उतारा गया है। तो ध्यान देना, तियान रोवर ये किसका मिशन है? ये चाइना का मिशन है। उसके रोवर का नाम क्या है? ज्यूरोंग है। और ये कहां से लॉन्च किया गया था? वेनचांग प्रक्षेपण यान केंद्र से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से किया गया था? तो लंग 5, ये मार्च लंग 5 से किया गया था। इसमें आर्बिटर था, लैंड रोवर जो था जो मंगल की कक्षा में पहुंचने से अलग हो गया। और ये जो आर्बिटर जो है इससे हमारे सारे संकेत के आधार पर ये सारी चीजें स्थापित किया जाता है। और लैंड रोवर जो है वो जहां उतरा है उसका नाम है यूटोपिया पैलेंटिया। ये यूटोपिया पैलेंटिया जो है एक बड़े मैदान में इसको उतारा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, इसका जो इस रोवर को उतारने का मुख्य उद्देश्य है वहां की मिट्टी का अध्ययन करना, यहाँ भूवैज्ञानिक संरचना यानी कि ये कंपोजिशन, आप वहां के जो भी रॉक सिस्टम है वो सारी चीजों को डिटेल स्टडी करना और वहां के पर्यावरण, वायुमंडल और पानी के लिए वैज्ञानिक जांच करना। यहाँ उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, उसके वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को करना है और वहां पानी होने का जो एविडेंसेज है या है कि नहीं है उन सबका ये जांच करेगा। और यह मंगल की सतह पर, ये ध्यान देना, भूगर्भिक यानी ग्राउंड, ये जो होता है पेंटरिंग राडार स्थापित किया करने वाला यह पहला मिशन होगा जो स्थानीय भूवैज्ञानिक के साथ साथ ये भूविज्ञान के साथ साथ चट्टान, बर्फ और धूल कणों के वितरण का भी अध्ययन करने में समझो। तो ध्यान देना, इंटरनल पार्ट ऑफ मार्स को भी स्टडी करेगा। इसके कंपोजिशन, जो कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो वायुमंडल में जो कंपोजिशन है उसके ये धूल कणों के स्थापित करेगा यानी उसको स्टडी करेगा। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्स का भी ये स्टडी करेगा। कौन? ये है तियानवेन। और इस तरीके से अगला इसका कदम जो होगा वो चंद्रमा पर अभी छोड़ने का जो प्रोग्राम चल रहा है वो चांगई 5, ये चांगई 5 जो है वो चंद्रमा पर मिशन के लिए। और ये तियानहे, ये ध्यान देना, तियानहे ये चीन का स्थायी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ये तियानहे, ये जो है तियानहे, वो तियानहे जो होगा वो ISS है। और ध्यान देना, चांगई 5 जो है वो चंद्रमा का लिए मिशन है। और तियानवे जो है, ये तियानवेन जो है वो फर्स्ट जो है वो बेसिकली मार्स मिशन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, ये अभी रिसेंट में नासा के द्वारा परसेवरेंस रोवर जो छोड़ा गया था, और ये परसेवरेंस रोवर जो है वो इस तरीके से है, आप देख सकते हो। ये नासा के द्वारा परसेवरेंस रोवर जो है वो, ये जो आप देख सकते हो कि वो मंगल मिशन पे पूरी तरीके से उसको लॉन्च कर दिया गया है, यानी मंगल मिशन पे यानी मंगल की सतह पर वो उतर चुका है। और वहां देखें कि अरब अमीरात UAE का होप मंगल मिशन, ये संयुक्त अरब अमीरात का यह पहला इंटरप्लेनेटरी होप मिशन है जो बेसिकली यह आप इस मैप में देख सकते। भारत का मंगलयान MOM था, मॉम था, जो यह बेसिकली ये मॉम है जो कि 2013 में ही मंगलयान मिशन को छोड़ा गया था। तो आपको मैं बता दूं कि यह दुनिया का तीसरा एक देश है जो कि पूरी तरीके से मंगल पर स्थापित, और इस बार का जो यह तियानवेन जो गया है वो बेसिकली उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का स्टडी करेगा। इसलिए इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन UPSC अच्छे खासे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये परसेवरेंस रोवर कहाँ का है, या मंगल मॉम मिशन कहाँ का है, या ज्यूरोंग कहाँ का है, या ये जो होगा कि ये होप मंगल मिशन ये किसका है, ये सभी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकेगा।
अब जो अभी रिसेंट की जो न्यूज है वो आप देखोगे, कल की जो न्यूज थी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि महत्वाकांक्षी यानी इस प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का परीक्षण 16 प्राथमिक स्वास्थ्य यानी पीएचसी का चयन किया गया है, जहां ड्रोन के माध्यम से क्या होगा कि इक्विपमेंट और मेडिसिन उसको वहां तक ले जाया जाएगा। और यह स्काई मिशन के द्वारा, यह जो स्काई प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट मिशन में आप देखेंगे कि यह परियोजना ड्रोन के जरिए दवाओं का क्या करेगा, डिलीवरी करेगा। तो आपसे पूछेगा कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो तेलंगाना ने किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो ड्रोन के जरिए दवाओं को डिलीवर करना। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी के पश्चात इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है और मंत्रालय के वैक्सीन की डिलीवरी होती। प्रायोगिक, यह ध्यान देना, यह बियॉन्ड वर्चुअल लाइन ऑफ द साइट, इसके माध्यम से ड्रोन की उड़ानों का संचालन ये ड्रोन के द्वारा ये 2021 के तेलंगाना सरकार के सशर्त छूट दिया गया है, ताकि तेलंगाना सरकार इसको आसानी से उस पे इंप्लीमेंट कर सके। परियोजना के 3 चरण होंगे। शुरुआत में शुरू किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। इसके बाद वांछित समुदाय यानी कि कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्रों पर, उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं उसमें वैक्सीन और दवा पहुंचाने के लिए ड्रोन के लिए एक रूट और नेटवर्क और मैपिंग तैयार किया जाएगा। और इसी के आधार पर आपको मैं बता दूं कि यह मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट जो होगा, जिसको बहुत, अगर यह हो जाता है तो उसे आप ध्यान देना। अब इस पे एक चीज होती है, बियॉन्ड वर्चुअल लाइन ऑफ द साइट क्या होता है, तो बियॉन्ड वर्चुअल, ये जो वर्चुअल लाइन ऑफ द साइट जो होती है, जिसको VVLOS, ये जो मानव रहित विमान होते हैं, ये ध्यान देना, ये मानव रहित विमान होते हैं। ये मानव रहित का मतलब होता है कि यह मानव रहित विमान होते हैं संचालन से संबंधित, जिसमें ड्रोन पायलट के सामान्य दृश्यमान सीमा से बाहर स्थित होता है। VVLOS उड़ानों को आमतौर पे अतिरिक्त उपकरण और अतिरिक्त प्रशिक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है उसको, और उनका सर्टिफिकेशन किया जाता है जो विमानन अधिकारियों के द्वारा, जो हमारा जो अथॉरिटी है यानी कि एविएशन अथॉरिटी है, उसके द्वारा यह जो सर्टिफाई किया जाता है। मानव रहित विमान जो होता है, ये नियम 2021 में यह प्रावधान है कि ड्रोन को ये जो जिस टेक्नोलॉजी से बियॉन्ड वर्चुअल लाइन ऑफ द साइट की बात करता है, सीमा में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो इन उपकरणों के उपयोग में सर्वेक्षण, फोटोग्राफी, सुरक्षा और विभिन्न सूचना को एकत्र करने के उद्देश्यों में सीमित करता है। तो इसका एक लिमिटेशंस है और कुछ ही पार्टों में इसको स्टडी करने के लिए परमिशन दिया गया। तो यह अत्यधिक लागत और प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण है, क्योंकि यह टेक ऑफ और लैंडिंग के समय, इसके उपयोगिता की बात कर रहा है कि इसके टेक ऑफ और लैंडिंग के समय में चरण में कम समय लेते हैं, इसलिए मानव रहित विमान एक मिशन में सर्वाधिक क्षेत्र को कवर, एक समय में बहुत जगह इसको क्या किया जा सकता है कि कवर किया जा सकता है। और ये बियॉन्ड वर्चुअल लाइन ऑफ साइट जो है, ये विमान न्यून मानवीय हस्तक्षेप, इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम होते हैं, क्योंकि कुछ सभी मिशन स्वचालित हो सकते हैं। रिमोटेड एवं खतरनाक क्षेत्रों में आसानी से, ये जो रिमोट एरिया जो है वहां भी आसानी से वहां मेडिसिन पहुंचाया जा सकता है, और ये ड्रोन की अधिकतम दूरी को तय करने में भी सक्षम बनाया जा सकता है और इसको अधिक दूरी तक भी ले जाया जा सकता है। इसी के साथ देख सकते हैं कि परिचालन में कुछ विधियों को सुरक्षा के जोखिम भी उत्पन्न करता है। यह बेसिकली एविएशन में बहुत ज़्यादा रिमोट कैमरा फीड के माध्यम से संभावित बाधाओं को नजर रखा जा सकता है। स्वचालित उड़ानों के मामलों में कोई मानव अवलोकन नहीं हो सकता है, विशेषकर जब उड़ानें गैर पृथक हवाई क्षेत्रों में होती है, तो अन्य विमानों के साथ टकराव या संपत्ति की हानि या व्यक्ति की क्षमताएं, ये जो होते हैं इसके नुकसान भी है कि इस तरीके से विमान से टकराने और इस तरीके से इसका नुकसान होने की भी बात करेंगे। तो कुछ इसमें
तो कुछ खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके साथ आप देख सकते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगर हम लोग बात कर लें, इस परियोजना में तेलंगाना सरकार और किसके सहयोग से, विश्व आर्थिक मंच, इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के और हेल्थनेट ग्लोबल के सहयोग से। तो ध्यान देना, यह किसके प्रोजेक्ट, तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच, ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और हेल्थनेट ग्लोबल के सहयोग से यह संचालित किया जाएगा। हेल्थनेट ग्लोबल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो व्यक्ति, परिवारों और मेडिकेयर व्यवसाय होती गुणवत्ता किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोवाइड कराता है। ये हेल्थनेट ग्लोबल जो है दवाओं, कोविड-19 टीका और लघु ब्लड बैंक, अन्य जीवन रक्षक उपकरणों संबंधी सब, ये स्वास्थ्य संबंधी देखभाल वस्तुओं को सुरक्षित, सटीक एवं विश्वसनीय पिकअप डिलीवरी के करने के लिए ड्रोन स्वास्थ्य वितरण के केंद्र में विशिष्ट स्थानों से पूर्ण वो आप वापस आने के लिए एक वैकल्पिक लॉजिस्टिक रूट का आकलन करना है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य समानता को सुलभ कराने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के थ्रू हम उन क्षेत्रों में भी मेडिसिन पहुंचा सकते हैं जहां की जाना काफी दुर्लभ है। नो डाउट कोई भी काम किया जाता है उसके जो मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं, इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, लेकिन ध्यान देना इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इस मॉडल अगर सफल रूप से अगर यह परीक्षण के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगर हो जाता है तो पश्चात यह डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्टोर और ब्लड बैंकों और प्राथमिक केंद्रों को, सामुदायिक केंद्रों को CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और आगे जो होगा ये सेंट्रल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में डिलीवरी को सक्षम बनाएगा। मतलब ये सभी जगह पहुंचाया जा सकता है। इसे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बिना बाधित किए आपातकालीन स्थिति के दौरान दुर्लभ और भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने में ये सफल भी होगा और आसानी से यह किया जा सकता है। कम लागत में ज्यादा से ज्यादा चीजों को किया जा सकता है। उसके लिए कुछ चीजों को बनाया गया है कि ड्रोन बेसिकली मानव रहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होता है, UAV भी कहा जाता है, ये मानव रहित विमान की अगर हम बात करते हैं कि ये 3 सबसेट होता है। ये रिमोट, ये जो पहला आप देख रहे हैं ये रिमोटली, ये पायलटेड, ये एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट उनके वजन के आधार पर 5 श्रेणियों में, ये जो है इसको 5 श्रेणियों में, एक नैनो होता है जहां 250 ग्राम और उससे कम की डिलीवरी करता है। माइक्रो में क्या होता है कि 250 ग्राम से लेके 2 किलोग्राम के बीच माइक्रो में यह डिलीवर करेगा। स्मॉल में 2 किलोग्राम से लेके 25 किलोग्राम तक ये डिलीवर कर सकता है और ये मीडियम में जो 25 किलोग्राम से लेके 150 किलोग्राम तक ये डिलीवर कर सकता है और लार्ज में क्या होता है 150 किलोग्राम से अधिक काम ये किया जा सकता है। ड्रोन नियामक नीति 2018 में, यह ध्यान देना 2018 की अगर बात करते हैं तो यह 2018 में यह आप देख सकते हो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर स्पेस को रेड जोन जहां उड़ान की अनुमति नहीं है, येलो जोन जहां नियंत्रित हवाई जहाज क्षेत्रों, ग्रीन जोन जो स्वचालित अनुमति विभाजित किया गया। तो ध्यान देना ये जो हमारा ड्रोन ये नियामक अधिनियम 2018 में यह बनाया गया था कि किन क्षेत्रों में ड्रोन को क्या किया जा सकता है, किन क्षेत्रों में उड़ाया जा सकता है, किन क्षेत्रों में, उसके लिए 3 जोन बनाए गए हैं। एक को रेड जोन किया गया है जो उड़ान को अनुमति नहीं दी गई है, जबकि येलो जोन है नियंत्रित हवाई क्षेत्र जहां कंट्रोल वे में क्या किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है, और ग्रीन जोन जो होता है जहां की अनुमति प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेन न्यूज जो होगा इस तरीके से। तो आप इस एग्जाम में आप देखोगे कि इस एग्जाम में बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यह इस तरीके से हम पर डे अलग हम एडिटोरियल का भी और पर डे ऑब्जेक्टिव टाइप के और डिस्क्रिप्टिव टाइप के अलग अलग करंट अफेयर्स के जो मॉडल है उस पर तेजस IAS एकेडमी प्रतिबद्ध है इस तरह के करंट अफेयर्स देने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज के करंट अफेयर्स को आप अच्छे तरीके से समझेंगे और आपको अगर लगता है कि करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वो आपके साथ साथ अदर लोगों का भी फायदा पहुंचेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ रहें और आप अपनी इम्यून बूस्टअप के लिए अलग से प्रोग्राम अपने
लिए तैयार रखें, उसके लिए पढ़ाई का एक रूटीन बनाएं और डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो।